वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण और उसमें भी हमने बात कर ली थी असंतुलित रासायनिक समीकरण की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है? ये होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिक्रिया के पश्चात निर्मित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है, यानी कि उनका द्रव्यमान होता है और उनकी तत्व परमाणु की संख्या होती है, वो कैसी होती है? बराबर होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। संतुलित रासायनिक समीकरण की खास विशेषता क्या होती है कि यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी रासायनिक समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। अर्थात जिसमें क्रियाकारक अवलिंग अभिकारक एवं क्रियाकारक अवलिंग उत्पाद में द्रव्यमान संख्या एवं तत्व परमाणु की संख्या समान होती है। समान होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में तत्व परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसी होगी? समान होगी। तो इस प्रकार की रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल बात करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2। ठीक, अब अगर इसकी तुलना देखें, हम यहाँ पर देखें अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर तत्व परमाणु और द्रव्यमान संख्या बात करें तो द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या में कार्बन कितने नंबर पर? कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 और ऑक्सीजन कितनी होती है? 16। कितने परमाणु? 2 × 16। तो कितना हो गया? 12 + 32 बराबर कितना हो गया? 44 ग्राम। कितने ग्राम भाग ले रहे हैं? 44 ग्राम भाग ले रहे हैं पदार्थ अभिक्रिया के अंदर। अब अभिक्रिया के पश्चात कितना निर्मित होगा देख लेते हैं। कार्बन कितना है? एक परमाणु है, तो यानी कि 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितने परमाणु? 2। एक का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना हो गया? 32। तो क्या हो गया हमारे पास? 12 + 32 बराबर कितना हो गया? 44 ग्राम। यानी कि 44 ग्राम भाग ले रहा है, 44 ग्राम बन रहा है इस अभिक्रिया के दौरान। तो ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार की होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, बैलेंस होगी। किस प्रकार की होगी? बैलेंस इक्वेशन होगी। ये बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब अगर हम तत्व परमाणु की संख्या बात करें, यहाँ पर तत्व परमाणु की संख्या, तत्व परमाणुओं की संख्या तो तत्व परमाणु की संख्या, कार्बन कितना है हमारे पास? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर देखिए कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। यानी कि तत्व परमाणु की संख्या भी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में कैसे निकल रही है? समान निकल रही है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया कैसे होगी, समीकरण कैसे होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। किस प्रकार की होगी?
संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से बताएंगे फिर। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और अगर इसकी अभिक्रिया किससे कराएं, जल से कराएं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखते हैं हम यहाँ पर यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, संतुलित है या असंतुलित। देखिए कैल्शियम, अगर हम तत्व परमाणु संख्या बात करें, तत्व परमाणु संख्या, तत्व परमाणु संख्या, तो कैल्शियम क्या है हमारे पास, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, एक तो ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन ही है। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर बात करें अपन, हम यहाँ पर कैल्शियम कितना है हमारे पास, 1, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो होल ट्वाइस, सिंगल ऑक्सीजन है, होल ट्वाइस हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 2। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 है और किससे गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, होल ट्वाइस हो रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2। देखते हैं पर कैल्शियम 1, उधर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, यानी कि तत्व परमाणु की बिहार पर तो क्या है, ये संतुलित समीकरण है। अब देख लेते हैं दोबारा हम द्रव्यमान संख्या के आधार पर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में देखिए कैल्शियम जो होता है ना, उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, देखो 40, कितनी होती है, 40। कितने नंबर पाता है कैल्शियम, 20 नंबर पाता है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40, प्लस ऑक्सीजन हमने पहले ही बताया था द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16, और एक एक परमाणु दोनों के, इसलिए कोई मल्टीपल नहीं होगा। प्लस में हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1, कितने परमाणु है, 2, तो 2 गुणा 1, प्लस में ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1, तो ऑक्सीजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16। अब टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पर, 40 और 16 कितना हो गया हमारे पास, 56, और 56 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 16, ये हम। अब देखिएगा हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 56 हो गया, 56 और 2 58, 58 और 16 कितना हो गया, 58 और 16 कितना हो गया भैया, 58 और 16, 58, 16, 4 और 74, कितने ग्राम हो गया, ये 74 ग्राम हो गया। दोबारा से देख लेते हैं, गलती नहीं हो, 40 ग्राम और 16 ग्राम, 56 ग्राम, 56 ग्राम और 2 58 ग्राम, 58 ग्राम और 16 ग्राम कितना हो गया, 74 ग्राम, कितना हो गया, 74 ग्राम। अभिक्रिया में कितने ग्राम भाग ले रहा पदार्थ, 74 ग्राम। अब इधर देख लेते हैं हम, कैल्शियम हमारे पास कितना है, 1, तो इसका मतलब 40 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 गुणा 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 गुणा 1, तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ 40 प्लस 32 प्लस 2, तो ये देख लेते हैं अब यहाँ पर 40 प्लस 32, 40 और 32 कितना होता है, 72, 72 और 2 कितना होता है, 74। तो अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या की तुलना देखते हैं, तो 74 ग्राम हमने द्रव्यमान संख्या अभिक्रिया से पहले लिया था और 74 ग्राम अभिक्रिया के बाद में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे पास द्रव्यमान संख्या भी क्या है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में कैसी है, समान है, तो इस कारण ये कौन सी समीकरण होगी, संतुलित समीकरण। कौन सी होगी, संतुलित, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपको एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद में फिर हम बात डिस्कस करेंगे इन अन्य विशिष्ट रासायनिक समीकरण हैं जिनको हमें संतुलित करना होगा। असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे उस विधि को देखेंगे हम। यहाँ पर इसको उतार लीजिए आप एक बार। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, मैंने पहले बताया था। ये एग्जाम्पल थर्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर CO2 से कराई जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, वायुमंडलीय CO2 है ये, तीर का निशान। यहाँ पर हम बात करते हैं CaCO3 प्लस H2O।
ये अभिक्रिया हमारे पास, ये बुझा हुआ चूना है और ये CO2 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जल है। देख लेते हैं, पहले हम तत्व परमाणु संख्या आधार पर देखते हैं। तत्व परमाणु तत्व परमाणु की संख्या, और इधर हम बात कर लेते हैं जस्ट अपोजिट में ये। अब देखते हैं कैल्शियम इधर हमारे पास, कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 तो ये हो गई और 2 ये हो गए, कितनी संख्या होगी? 4। देखो OH का होल ट्वाइस है ना, तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गई और 2 ऑक्सीजन ये हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन देखिएगा इधर तो कोई कार्बन है नहीं, इधर कार्बन है, कितना है? 1। और कोई परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु देखिए 1 है और होल ट्वाइस है, 2 से गुणा हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2। अब इधर देख लेते हैं कैल्शियम कितना है हमारे पास? 1। कितना है? 1। उसके बाद हमने ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन 3 तो ये और 1 ये, 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो ये कार्बन है, कार्बन संख्या इधर कितनी है? 1। और अब हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन कितने संख्या में? 2। तो देखते हैं यहाँ कैल्शियम 1, इधर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो दोनों तरफ क्या है? अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्व परमाणु की संख्या कैसी आ रही है? समान आ रही है। इस कारण क्या है? ये संतुलित समीकरण है। कैसी है? संतुलित समीकरण। अब द्रव्यमान संख्या के आधार पर और जांच कर लेते हैं इसकी। द्रव्यमान संख्या किसके आधार पर? द्रव्यमान संख्या के आधार। तो द्रव्यमान संख्या अभी हमने बताया कैल्शियम की कितनी होती है? 40 प्लस, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 गुणा 16 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 2 इस सूत्र के अंदर, तो 2 गुणा 1। इधर हमारे पास प्लस में कार्बन कितना है? 1, और 1 कार्बन कितना है? द्रव्यमान संख्या 12 प्लस, इधर देखिएगा हमारे पास ये ऑक्सीजन कितनी है? 2, और 1 की कितनी होती है? 16। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर 40 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 32, इस प्रकार देख लेते हम यहाँ पर। अब यहाँ पर 40 और 32 कितना हो गया है? 72, 72 तो 74, 74 और 12 कितना हो गया? 74 और 12 86, 74 12 86, 86 और 32 कितना हो गया भाई? 86 और 32, 8 3 11, 118 ग्राम। कितना हो गया? 118 ग्राम। एक बार और देख लेते हैं, इसे दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं है, गलत होने के बजाय हम एक बार और चेक कर लेते हैं। 40, 16 दूनी 32, 2 गुणा 1 2, और उसके बाद 12 और 2 गुणा 16 32। इधर देख ले 40 32 2 12 और 32, 72 74, 74 12 कितना हो गया? 74 12, 74 और 12 कितना हो गया? 86, 86 और 32 कितना हो गया? 86 और 32 कितना हो गया? 118 ग्राम। इधर देख लेते हैं अब हम, यहां पर देखिए कैल्शियम कितना है? 1, तो 40 प्लस कार्बन कितना है? 1 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 3, और 1 की कितना है? 16। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16। प्लस में इस सूत्र के अंदर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 का कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई? 1, कितना है? 16। अब देख लेते हैं यहाँ पर 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48 प्लस 2 प्लस 16, देखिएगा 40 और 12 कितना होगा? 52, और 52 और 48 कितना हो गया? 100, 100 और 2 102, और 102 और 16 कितना हो गया? 118। देखते हैं, वाह 118 ग्राम भाग ले रहे हैं और 118 ग्राम क्या है? प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये समीकरण कैसी है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। किस प्रकार के समीकरण है ये? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण।
कैसी समीकरण है ये? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण में किस प्रकार बदलते हैं या उसे किस प्रकार संतुलित करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको उतार लीजिए आप, डिस्कस करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना एक तरह से, या संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। भाई हमें पता है इस बात का कि रासायनिक समीकरण कैसी होती है, वो दो प्रकार की होती है, असंतुलित और संतुलित। लेकिन इतना हमें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, नहीं तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं द्रव्यमान नष्ट होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया किसका पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही तो हम तत्व परमाणु को प्रतीक के रूप में व्यक्त कर रहे थे, उसी को तो हम कह रहे थे संतुलित, रासायनिक समीकरण बोल रहे थे हम। रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे थे? रासायनिक समीकरण बोल रहे थे, तत्व परमाणु प्रतीक के रूप में व्यक्त करने के बाद में। तो हम यहाँ पर अगर कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर कुछ तत्व परमाणुओं की संख्या भाग ले रही है, कुछ तत्व परमाणु भाग निर्मित हो रहे हैं, और अगर उनकी संख्या कम ज़्यादा है तो उसको संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ विधि अपनाते हैं। यहाँ पर दो विधि हमारे पास, कितनी विधि है हमारे पास? दो विधि। एक तो हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, या फिर गुणज विधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुणज विधि, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट मेथड। और दूसरी है हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल मेथड, ये जो मेथड है हीट एंड ट्रायल विधि, ये बहुत बड़ी विधि है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। ये स्टेप्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व परमाणु की संख्या पर, कि कितने प्रकार के तत्व परमाणु भाग ले रहे हैं और कितनी असंतुलित संख्या में है, वो उस पर निर्भर करता है। स्टेप बाय स्टेप ये विधि होती है। जबकि हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि या गुणज विधि के अंदर, तो यहाँ हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, बराबर करने के लिए, तत्व परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए गुणज करते हैं। छोटी संख्या सरल गुणज करते हैं, 2, 3, 4 से गुणज कर लेते हैं, 5 से गुणज कर लेते हैं। इससे ज़्यादा गुणज नहीं होता, अक्सर सामान्यतः 2, 3, 4 से ही हमारा पार पड़ जाती है, 2, 3, 5 से। तो कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताएंगे किस प्रकार हीट एंड ट्रायल विधि को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे डिटेल से। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि या गुणज विधि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार हम इस विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, कार्बन, जैसे हमारे पास एक समीकरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा एक बार तो जांच कर लेते हैं इसकी कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, तभी तो हम संतुलित करेंगे। अगर संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित, तो फिर क्यों करेंगे संतुलित इसको? तो देखो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। इधर कितनी है मैग्नीशियम की संख्या? 1। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। इसका मतलब ये असंतुलित है, क्योंकि ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। किस में डिफरेंस आ रहा है? ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। इस कारण क्या है, ये असंतुलित है। अब संतुलित कैसे करेंगे? देखो मैग्नीशियम इधर पर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो इसको तो हमें ऑलरेडी संतुलित है। अब हम पकड़ते हैं किसको? दूसरे को। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अगर इस ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर दें अपन, किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, तो ये 2 हो जाएगा ना। एक ऑक्सीजन परमाणु इधर है, इसको अगर 2 से गुणा कर दें अपन, 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब गुणा करने के लिए देख ली, सदैव क्या करते हैं हम? गुणा हमेशा सूत्र के या प्रतीक के पहले लिखते हैं हम गुणज को। गुणज संख्या को कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दे तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। अब चेक कर लेते हैं हम, भाई हमने ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, मैग्नीशियम को पहले से ही संतुलित थी, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं इस गुणज से क्या है, मैग्नीशियम तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, मैग्नीशियम तो असंतुलित नहीं हो गया। देखते हैं मैग्नीशियम इधर कितना है 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 2 हो गया, कितना हो गया 2, क्योंकि 2 से गुणज हो गया तो मैग्नीशियम भी गुणज होगा। अरे मैग्नीशियम 2 से गुणज ऑक्सीजन थोड़ी होगी, मैग्नीशियम भी होगी, तो यहाँ पर अब मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी 2 और ऑक्सीजन कितनी संख्या होगी 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया, अब यहाँ पर बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। तो अब देखिए इधर मैग्नीशियम कितनी है 2, इधर कितनी है मैग्नीशियम 1, तो अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं मैग्नीशियम को, तो यहाँ पर अब मैग्नीशियम कितना हो गया 2, इधर भी मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो ऑक्सीजन इधर क्या हो गया 2। बात समझ आई नहीं आई? तो इस प्रकार हमने 2 से गुणा करने पर क्या कर दिया, ये हमने इस समीकरण को क्या कर लिया, असंतुलित समीकरण थी वो किसको क्या कर लिया, इसको हमने संतुलित कर लिया। ये तो है हमारे पास असंतुलित, क्या है ये असंतुलित। और अब हम बात करेंगे संतुलित की, तो संतुलित में क्या होगा 2mg प्लस O2 तीर का निशान 2mgO। ठीक है भाई, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान ले हाइड्रोजन क्रिया करके क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, जल बना लेती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को है क्रिया करके क्या बना लेती है, जल बना लेती है। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 1 है, सॉरी 2 है, और हाइड्रोजन कितनी है इधर 2, हाइड्रोजन संतुलित। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। अब वही गुणित विधि अपनाएंगे हम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर कितनी है 1, तो यहाँ हम 2 से गुणा करते तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। अब ऑक्सीजन इधर कितनी होगी 2 और इधर ऑक्सीजन कितनी है 2। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हाइड्रोजन तो असंतुलित नहीं हो गई है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हम हाइड्रोजन इधर कितनी होगी, इधर कितनी है हमारे पास 2 और इधर कितनी हाइड्रोजन 2 तो पहले से थी, 2 से गुणा दोगे तो कितनी होगी 4 होगी अब, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो संतुलित होगी लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया भाई असंतुलित। अब चूंकि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन कितनी संख्या है 4, 2 4 है ना, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो इसको अगर हम 2 से गुणा से करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 4 होगी, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन क्या होगी 2। तो ये तो हमारे पास असंतुलित समीकरण थी, क्या थी हमारे पास ये असंतुलित। दूसरा एग्जाम्पल में हमारे पास असंतुलित, और अब बात करते हैं हम संतुलित की। किसकी बात करेंगे, संतुलित की। तो 2H2 प्लस O2 तीर का निशान 2H2O। अब यहाँ पर देखेगा हाइड्रोजन कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन भी कितनी होगी 2 हो गई। अब तीसरा एग्जाम्पल और ले ले हमें, ये एग्जाम्पल हमारे पास एक, 2 और तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, नाइट्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन से क्रिया करके किससे क्रिया कर रही है, हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, क्या बना रही है NH3 अमोनिया गैस बना रही। देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है इधर 2, इधर कितना है 1, गड़बड़ हो गई यहीं। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है इधर 3, ये भी गड़बड़ हो गई। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इधर हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है 2 और इधर नाइट्रोजन कितनी है 1। अब नाइट्रोजन कितनी होगी 2 और इधर कितनी होगी, नाइट्रोजन कितनी होगी हमारे पास 2। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितनी होगी 3, तो पहले से 2 से गुणा होगी 6 हो गई, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 तो हाइड्रोजन 6। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं 2 या 3 से गुणा करके हम क्या कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा
मतलब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कितने से गुणा किया जाए कि बराबर संख्या आ जाए, ठीक है ना, और चेक कर लेते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर ये तो क्या है हमारे पास असंतुलित, और अब बात करते हैं संतुलित की। तो N2 प्लस 3H2 तीर का निशान 2NH3, ये कौन सी समीकरण होगी हमारे पास? संतुलित समीकरण होगी, संतुलित समीकरण होगी जिसके अंदर तत्व परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान संख्या भी कैसी होती है? समान होती है। इस प्रकार कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिनकी सहायता से हम आपको इसको समझा सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या है, एक दो एग्जाम्पल और मैं समझा दूँ आपके लिए ताकि आपको सुविधा रहे। चलो मैं आपको समझा देता हूँ इसको यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराई जाए? तो NaCl से करा दो, ये भी अच्छी समीकरण है। चलो ये करा देते हैं। KOH की अभिक्रिया सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। KOH की अभिक्रिया किससे करा दे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराएं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। KOH प्लस H2SO4 तीर के निशान K2SO4 प्लस H2O, ये प्राप्त हो गया हमारे पास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, और ये क्या हो गया? जल हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ये हमारे पास पोटेशियम कितने हैं? 1, इधर कितना है? 2, ठीक। सल्फर देखते हैं, यहाँ सल्फर कितना है? 1, इधर सल्फर कितना है? 1, क्लियर। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3, और इधर कितना है हमारे पास? 2। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 4, कितना ऑक्सीजन? 4, और इधर कितना है हमारे पास? 4 और 1 5 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 4 और 1 5। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक पोटेशियम है, इसको सल्टा लेते हैं पहले, ये पोटेशियम की कहानी को खलास कर देते हैं। पोटेशियम इधर 2 है, इधर कितना है? 1। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें अपन तो हो गया ना, तो ये पोटेशियम, और इधर पोटेशियम कितना हो गया? 2। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन देखते हैं, 2 ऑक्सीजन तो ये होगी और 4 ऑक्सीजन ही होगी, 6 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन ये, और इधर ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, देखिएगा दोबारा से देखिएगा, ऑक्सीजन कितनी थी हमारे पास? 2 तो इसमें होगी, 2 से गुणा हो गया, और 4 ये 2 और 4 6 हो गया, और इधर ऑक्सीजन देखें तो 5, 4 और 1 5। अगर हम यहाँ से इसको गुणा कर दें, इसको गुणा कर दें, इसको गुणा कर दें 2 से, तो देखिएगा अब हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4, 2 हो गई ना, 4 तो ये होगी और 2 ये होगी, 6 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6, 4 और 2 6। इधर ऑक्सीजन देखें हम 2 और 4 6, इधर कितनी हो गई ऑक्सीजन? 6। अब हम बात करें पोटेशियम की, पहले से बात कर ली थी, पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम 2 है। अब हम बात कर ले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 1, और 2 से गुणा होता है 2, और इधर 2, 4 हाइड्रोजन है। इधर देख लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ठीक। अरे भाई के कितना हमारे पास? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 6, और सल्फर कितना है? 1। इधर देखते हैं के कितना है? 2, कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 4, हाइड्रोजन 4 हो गए ना, और उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 तो ये 2 ये 6, और उसके बाद में क्या देखते हैं हम? सल्फर देखते हैं, सल्फर क्या है? 1। तो दोनों जगह क्या है? बराबर बराबर आ रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया? KOH प्लस H2SO4 तीर का निशान K2SO4 प्लस H2O, ये तो हो गया असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित। और ये क्या हो गई? संतुलित। कौन सी समीकरण हो गई? ये संतुलित। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर
डायरेक्ट मेथड से हमने रासायनिक समीकरणों को क्या किया, संतुलित करने की कोशिश की, कुछ एग्जाम्पल्स दिए। आप भी कुछ एग्जाम्पल देखिएगा किताब के अंदर, नोट्सबुक के अंदर, और कोई समस्या हो तो किसी भी एग्जाम्पल्स के अंदर संतुलित करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर पर्सनल मिल सकते हैं, ठीक है, स्कूल आकर, जो भी है। तो इस प्रकार हमने आपको ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना ही, ओके बाय।